नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, और वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए। विद रेफरेंस टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी जिसे हम शॉर्ट में नीम बोल सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिसमें बोला जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ नीम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, द फर्स्ट समिट ऑफ नीम वाज हेल्ड एट बांदुंग इन 1965। बांदुंग में ये फर्स्ट टाइम इसकी जो मीटिंग हुई थी, समिट, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ नीम इज लोकेटेड इन काठमांडू। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो तीन स्टेटमेंट हो गए, आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बल्कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, और रॉन्ग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, ये आपको चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर का मतलब ये कि स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट आपको यहां गलत दे दिए गए हैं। अगर हम बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जो कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, तो उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इनके अलावा वर्ल्ड की और भी दूसरी कंट्री थी, वहां की जो लीडर थे उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया था। इसका टारगेट ये था कि जब हमारी कंट्री फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से जब फ्रीडम को रिसीव किया था हमारी कंट्री ने, तो तब रशिया, यानी जब रशिया को उस टाइम यूएसएसआर बोला जाता था, रशिया और यूएसए ने एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया था, और दोनों ही कंट्री के बीच में एक तरह से वेपन का वॉर चल रहा था। तो हर कोई चाहता था कि भी जितनी भी कंट्री फ्री हो रही है, फ्रीडम रिसीव कर रही है, वह इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। तो इंडिया ने उस टाइम ना ही यूएसए को ज्वाइन किया था, ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। हमारी कंट्री ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोला जाता है। और ये हमारी कंट्री में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव था। और इसकी जो आप कहे कि ओरिजिनेट हुआ था, जैसे आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला गया 1961 में बोला गया, जो कि गलत है। ये 1961 में नहीं, 1955 में ये फर्स्ट टाइम ये ओरिजिन, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ था, और ये हुआ था बांदुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया, गलत स्टेटमेंट आपको दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें फर्स्ट समिट के बारे में बात की जा रही है, तो नेम की, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कंट्रीज की जो फर्स्ट समिट हुई थी, वो हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ बेलग्रेड। बेलग्रेड के अंदर इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, जो कि सितंबर 1961 में हेल्ड हुई थी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था कि इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है, जबकि नेम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका ना ही कोई फॉर्मल या फिर आप कह सकते हो रिटन कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर परमानेंट सेक्रेटरीट है। तो इस हिसाब से ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर भी है। तो आप ये बोल सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन 1949 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिसमें बोला जा रहा है इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कंटेन रूल्स लिमिटिंग द बार्बेट्री ऑफ वॉर। वॉर के अंदर जो भी वॉर की जो फिनिश होती है, तो उसको लिमिट करने के लिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि बर्बरता को खत्म करने के लिए ये ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्टेंस में आई थी। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द कन्वेंशन ओनली प्रोटेक्ट वांटेड एंड सिक सोल्जर ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर। वॉर के अंदर जो भी इस कैटेगरी के अंदर वांडर या फिर आप कह सकते हैं सिक सोल्जर है, उनको सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्जिस्टेंस में आई थी। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे नीचे बोला जा रहा है द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है,
यानी कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल मॉनिटर सिग्नेटरी टू फॉलो द रूल्स इन द सिचुएशन ऑफ कंफ्लिक्ट। जब दो कंट्री के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो मॉनिटर करता है दोनों कंट्री की एक्टिविटी और इस कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए रूल को एक तरह स्टैब्लिश करने का काम करता है। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए आपके सामने। अब तीनों स्टेटमेंट में से आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए चूज कर लीजिए अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें, कहने का मतलब यह कि 1949 के अंदर जो जनेवा के अंदर जो कन्वेंशन एस्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, एक ट्रीटी साइन की गई थी, उसके अंदर यह डिसाइड किया गया था कि वॉर के बाद जितने भी सोल्जर बच जाते हैं, यानी कि आप ये बोल दीजिए कि 2 कंट्री हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, दोनों कंट्री के अंदर वॉर हो रहा है। सपोज करिए कंट्री ए विनर हो जाता है, जीत जाता है, तो वो कंट्री बी की जो सोल्जर होते हैं उनके ऊपर जुल्म ना करे, उन पर बर्बरता ना शो करे, उसके लिए डिसाइड ये किया, ट्रीटी साइन की गई जिसमें इस चीज को लिमिट करने का काम किया गया था और इसी के रिगार्डिंग में यहां पे रूल्स डिसाइड किए गए भी कैसा होना चाहिए। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि भी इसमें जो प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है पर्टिकुलरली सिख पीपल को बात की जा रही है, नहीं, इसके अंदर सिख पीपल के साथ साथ सिविलियन एड वर्कर और मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उन सब के लिए प्रोविजन रखा गया था। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है और इसकी जो मॉनिटर करने का जो काम करती है वो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस यानी कि ICRC वो इसे मॉनिटर करने का काम करती है, ना कि यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी ओनली 1 स्टेटमेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्वाइवर सिबलिंग्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 इट रेफर टू द बेबीज दैट आर क्रिएटेड टू सर्व एज द ओल्डर सिबलिंग एज अ डोनर ऑफ बोन मैरो को डोनेट करने के लिए जो ओल्डर सिबलिंग है, यानी कि ये कह सकते हो कि जो बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को अपनी बॉडी का कुछ पार्ट मतलब डोनेट करते हैं, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द बेबीज आर बोर्न बाय द नेचुरल प्रोसेस विद इन विवो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू अगर कोई बेबी बोर्न होता है उसे आप बोल सकते हो सेवियर सिबलिंग्स के बारे में, उस कैटेगरी के अंदर ये आता है। ये 2 स्टेटमेंट हो गए। आपने चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, कहने का मतलब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि गलत स्टेटमेंट की बात करें तो गलत स्टेटमेंट इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत का मतलब ये है जो आपसे वीवो फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही थी, ये वीवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं बल्कि विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के थ्रू जिस बच्चे का बोर्न होता है, ठीक है, उसे आप कह सकते हो कि सेवियर सिबलिंग्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें जो दे दिया गया था गलत स्टेटमेंट दे दिया गया था और क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट के बारे में ही बोला गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये ऑलरेडी करेक्ट है आपका, यानी सेवियर सिबलिंग्स का मतलब आप ये रेफर कर सकते हो कि जो बेबीज होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं ओल्डर सिबलिंग्स के थ्रू कुछ ऑर्गन्स को डोनेट करके, यानी कि उसके सेल को डोनेट करके यंगर सिबलिंग को जब तैयार किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें बताना था गलत स्टेटमेंट क्या है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनर लाइन परमिट इज एप्लीकेबल। हमारी कंट्री के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि इन स्टेट के अंदर अगर आपको जाना है तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब परमिशन आप ले लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है जब परमिट आप ले लेंगे तभी इन स्टेट में आप एंटर कर सकते हैं।
अदरवाइज आपको इलीगल एंट्री का चार्ज लगाया जा सकता है और आपके ऊपर कुछ केसेस भी चलाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कुछ स्टेट के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और उनकी जो ट्रेडिशन है उनको सेव करने के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए ये रूल रेगुलेशन सिर्फ लगाया गया है कुछ स्टेट के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे इनर लाइन परमिट है। तो फर्स्ट स्टेट मणिपुर दिया गया आपसे, सेकंड स्टेट अरुणाचल प्रदेश, थर्ड स्टेट नागालैंड। आपने यूज करना है कि कौन सा स्टेट करेक्ट है अगर हम इनर लाइन परमिट की बात करें, यानी कि इनर लाइन परमिट कौन कौन से स्टेट में अप्लीकेबल है, ये आपने अपने आंसर में चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड, यानी कि ये कह सकते हो दो स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल थ्री स्टेट्स, जो भी स्टेट आपको गिवन है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन तीनों स्टेट के अंदर इनर लाइन परमिट को अप्लीकेबल है, यानी कि लागू किया गया हुआ है। तो आपने चूज करना है कि भी ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने इनर लाइन परमिट स्टैब्लिश किया हुआ है, लागू किया हुआ है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर इनर लाइन परमिट यानी कि ILP की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और नागालैंड के अलावा एक और स्टेट मणिपुर, ये तीन ऐसे स्टेट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तीनों ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी इनर लाइन परमिट को अप्लीकेबल किया गया है। यानी कि अगर आप इन स्टेट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप इस स्टेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट यानी तीनों ही स्टेट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। बाकी ये जो परमिट लगाया गया था जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश थे, तभी ये 1873 में ये परमिट स्टार्ट किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि इस बात को ध्यान में रखते जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए आप ये बोल सकते हो ये रूल रेगुलेशन हमारी कंट्री के अंदर शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हो जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट रेगुलेशन एक्ट था, यानी कि BEFR जो था 1873 में, तब से ये चीज लागू है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे GST सेस के बारे में पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू द GST सेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज लेविड ऑन द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर ट्रेड आइदर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर GST सेस लगा दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लेविड फॉर द कंपनसेटिंग द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ GST इंप्लीमेंटेशन। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि आप अपनी कंट्री स्टेट के अंदर GST को लागू करिए। अगर आपको कोई लॉस होता है, इफ यू फेस एनी लॉस, अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई हम लोग करेंगे। और वो जो लॉस की जो भरपाई की जा रही है सेंटर के द्वारा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, उसी को GST सेस बोला जा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। हमारी कंट्री के अंदर 2017 में यानी कि 1 जुलाई 2017 में हमारी कंट्री के अंदर GST का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री के अंदर है और इसे पूरी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। कुछ स्टेट ने इसे बाइकआउट भी किया, इसे फॉलो ना करने के भी अपने बहुत सारे रीजन दिए, पर स्टेट गवर्नमेंट को मतलब एक तो कन्विंस करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट यानी कि कह सकते हो कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन सारे स्टेट को GST सेस दिया जाएगा, आप बोल सकते हो, जिन्हें किसी भी तरह का लॉस होता है। यानी कि इसके इंप्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को इंप्लीमेंटेशन करने में अगर किसी भी स्टेट को कोई लॉस होता है, कोई रेवेन्यू लॉस होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए भरपाई करेगी 2020 तक। यानी कि जब तक 2020 तक है तब तक अगर कोई भी स्टेट अगर लॉस फेस करती है इसके इंप्लीमेंटेशन को लेके GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंटेशन में, तो उसे उस तरह का फंड प्रोवाइड किया जाएगा जिसे फंड का नाम GST सेस दिया गया है।
तो आप ये बोल सकते हो कि भी करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो सेकंड स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे जीएसटी सेस के बारे में हमने बात करी, इसी तरह से इनकम टैक्स में भी सेस लगाया जाता है, तो किस आर्टिकल के थ्रू कह सकते हो या इनकम टैक्स में ऐसी कौन सी प्रोविजन है जिसके थ्रू सेस लगाया जाता है, ये आपको बताना है। ये आज आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन पूछा आपसे उसका आंसर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।